हेलो हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में आपको 10th क्लास के सोशल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन VBA हमने गेस करके लिया है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कहता है सर्वहारा वर्ग क्या है? तो इसका आंसर कहता है वैसा वर्ग जिसमें मजदूर, किसान, श्रमिक एवं आम गरीब लोग आते हैं, उसे सर्वहारा वर्ग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी थी? तो इसका आंसर कहता है रूसीकरण की नीति जार ने अपनाया। यह अपने आप को छोटा भगवान मानता था। इन्होंने एक देश और एक राजा और एक जाति का नारा दिया। दूसरे जाति के लोग राजा का विरोध करने लगे। अगला क्वेश्चन कहता है नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता था कैसे? तो इसका आंसर कहता है नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता था, जो इस प्रकार है। पहला, किसानों को अनाज को बाजार में बेचने की छूट दी गई। दूसरा, समिति स्तर पर संपत्ति रखने की छूट दी गई। तीसरा, जिन फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या 20 होती थी उस पर निजी व्यक्तियों का अधिकार हो गया। चौथा, जगह जगह पर बैंक खाते खोले गए। अगला क्वेश्चन कहता है नई आर्थिक नीति NEP क्या है? तो इसका आंसर कहता है 1921 ईस्वी को लेनिन के द्वारा रूस देश की स्थिति में सुधार करने के लिए नीति लाई गई नई आर्थिक नीति NEP कहा जाता है। इसकी मुख्य विशेषता एवं उद्देश्य को बताएं। तो इसका पहला उद्देश्य कहता है किसान को अनाज को बाजार में बेचने की छूट दी गई। अगला कहता है जगह जगह पर बैंक खोले गए। अगला कहता है समिति स्तर पर संपत्ति रखने की छूट दी गई। अगला कहता है जिस फैक्ट्री में 20 लोग थे उस पर निजी व्यक्ति का अधिकार था। अगला क्वेश्चन कहता है कार्ल मार्क्स के जीवन के बारे में लिखें। तो इसका आंसर कहता है कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में जर्मनी टियर नगर में हुआ था। इसके पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था, जो पेशे से बालिक थे। कार्ल मार्क्स की शिक्षा बोन विश्वविद्यालय में पूरा हुई। 1836 ईस्वी को बर्लिन ने गए, जहां वह उनकी जीवन में परिवर्तन हुआ। यह 25 वर्ष की अवस्था में अपनी बचपन के मित्र जेनी से 1843 ईस्वी में ब्याह किया और 1844 ईस्वी में अपने मित्र फ्रेडरिक एंगल्स से हुआ। इसके द्वारा दुनिया का मजदूर एक होने का नारा दिया गया और 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। अतः अंत में 1883 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय के क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया गया कैसे? अगला क्वेश्चन कहता है तो इसका आंसर कहता है प्रथम विश्व युद्ध में जार अपनी पत्नी के दबाव में के कारण शामिल हो गया। इसके पास 70 लाख सैनिक थे। खाने के लिए अच्छे भोजन तथा लड़ने के लिए अच्छे हथियार नहीं थे। राजा का सैनिक 20 लाख मारा जाता है तथा 50 लाख घायल हो जाता है और अंत में राजा युद्ध के मैदान में चला जाता है, जिससे राजदरबार की प्रतिष्ठा खत्म हो जाती है और 12 मार्च को राजा गद्दी त्याग देता है। अगला क्वेश्चन कहता है रूसी क्रांति के कारणों को लिखें। तो इसका आंसर कहता है रूसी क्रांति के कारण निम्न है। पहला, किसानों के दयनीय स्थिति। किसानों के खेती करने के लिए बीज, खाद एवं कीटनाशक दवा उपलब्ध नहीं था, जो रूसी क्रांति का कारण बना। अगला, औद्योगिक मजदूरों की दयनीय स्थिति। मजदूर की फैक्ट्री में काम अधिक करवाया जाता था, लेकिन वेतन कम दिया जाता था। उनके साथ बड़े स्तर पर भेदभाव किया जाता था, जो रूसी क्रांति का कारण बना।
अगला जार की निरंकुशता। रूस में राजा को जार कहते हैं। यह अपने आप को छोटा भगवान मानता था जो रूसी क्रांति के कारण बना। अगला राजपुटिन का प्रभाव। राजपुटिन एक बदनाम पादरी था। इसका संबंध जारिना से था। यह अपना कोई भी काम जारिना से करवाता था जो रूसी क्रांति के कारण बना। अगला क्वेश्चन कहता है खूनी रविवार। यह घटना 9 जनवरी 1905 ईस्वी को हुआ था। रूस के राजा को जार कहते हैं। यह अपने आप को छोटा भगवान मानता था। इस जुलूस में बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, पुरुष एवं किसान शामिल थे और रास्ते में रोटी दो के नारा लगा रहे थे। इस राजा के सैनिक इस पर गोली चला देता है जिससे 100 लोग मर जाते हैं एवं हजारों के संख्या में घायल हो जाते हैं। यह घटना रविवार का था, इसलिए इसे खूनी रविवार कहा जाता है। ये क्वेश्चन 5 नंबर में आपको दे सकता है दोस्तों, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है औद्योगिकरण के मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया? तो इसका आंसर कहता है औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को प्रभावित किया क्योंकि मजदूर पूंजीपतियों पर निर्भर करते थे। काम उनके अधिक करवाते जाते थे लेकिन वेतन कम मिलता था तथा उनके साथ बड़े स्तर भेदभाव किया जाता था। अगला क्वेश्चन कहता है इटली के एकीकरण में मेजनी का योगदान को लिखें। ये 5 नंबर में दे सकते हैं दोस्तों, इस बार इसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो इसका आंसर कहता है इटली के एकीकरण में मेजनी को मसीहा या पैगंबर की उपाधि दी गई थी। इसका जन्म 1805 ईस्वी को इटली के जेनोवा नगर में हुआ था। यह एक कुशल सेनापति था। इसे मेटरनिख के प्रभाव के कारण अपना देश छोड़कर भागना पड़ा, लेकिन कुछ समय बाद अपना देश वापस आए और 1831 ईस्वी को यंग इटली एवं 1834 ईस्वी को यंग यूरोप की स्थापना की। इसके द्वारा जनता जनार्दन का नारा दिया गया। अगला है यूरोप में राष्ट्रवाद। क्वेश्चन कहता है राष्ट्रवाद क्या है? तो इसका आंसर है अपने देश के प्रति अधिक लगाव की भावना को राष्ट्रवाद कहा जाता है। निम्न सीमा के क्षेत्र से उठकर उच्च सीमा के क्षेत्र के बारे में सोचना राष्ट्रवाद कहलाता है। अगला क्वेश्चन कहता है राष्ट्रवाद के उदय के कारणों एवं प्रभाव की चर्चा करें। राष्ट्रवाद को बताने वाले एक फ्रांसीसी विचारक ऑस्टन रेनन ने परिभाषित किया, जिसका अर्थ चेतना होता है। निम्न सीमा के क्षेत्रों से उठकर उच्च सीमा के क्षेत्रों के बारे में सोचना राष्ट्रवाद कहलाता है। यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट की भूमिका महत्वपूर्ण थी क्योंकि यह फ्रांस का राजा 1804 ईस्वी को बना था तथा 1806 ईस्वी को जर्मन राइन राज संघ का निर्माण किया। इन्होंने जर्मनी के 300 टुकड़े को मिलाकर 39 राज्य का निर्माण किया। अगला क्वेश्चन कहता है यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक है? तो इसका आंसर कहता है यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट की भूमिका महत्वपूर्ण थी क्योंकि इन्होंने जर्मनी के 300 टुकड़े को मिलाकर 39 राज्य का निर्माण किया तथा सभी क्षेत्रों में के लिए एक समान कानून बनाया। अगला क्वेश्चन कहता है मेटरनिख युग क्या है? तो इसका आंसर कहता है 1815 से 1848 तक के समय को मेटरनिख युग कहते हैं। यह ऑस्ट्रिया का चांसलर था। यह राष्ट्रवाद का विरोधक था। इसका कथन था कि शासन करों पर कोई परिवर्तन ना होने दो। अगला क्वेश्चन कहता है इटली जर्मनी एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? तो इसका आंसर कहता है इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसके एक होने की सबसे बड़ा शत्रु ऑस्ट्रिया देश था। वहाँ का राजा मेटरनिख था। यह राष्ट्रवाद का विरोधक था। इसका कथन था कि शासन करों पर कोई परिवर्तन ना होने दो। अगला क्वेश्चन कहता है गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। ये 5 नंबर में आपसे पूछ सकता है दोस्तों, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर कहता है गैरिबाल्डी का जन्म 1807 ईस्वी को इटली के नीस नगर में हुआ था। इसे
तलवार की उपाधि दी गई थी। यह पेशे से नाविक था। इसे मेटरनिख के प्रभाव के कारण इसे अपना देश छोड़कर भागना पड़ा, लेकिन कुछ समय बाद यह अपने देश वापस आए तथा अपने साथियों को मिलाकर लाल तुर्की नामक सेना का निर्माण किया। 1860 ईस्वी को सिसिली राज्य पर आक्रमण कर उसे जीता। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति गरीबों के दे दिया और अंत में एक किसान की भांति जीवन व्यतीत करने लगे। अगला क्वेश्चन कहता है जुलाई 1830 के क्रांति का वर्णन करें। तो इसका आंसर कहता है वियना सम्मेलन में के पश्चात फ्रांस का राजा लुई 18वां को बनाया गया, परंतु कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद वहाँ का राजा चार्ल्स 10 को बनाया गया। इन्होंने पोलिगनेट को अपना प्रधानमंत्री बनाया। 25 जुलाई को 4 उप आदेश निकाले जिसमें प्रेस का रोक लगाने की बात कही गई। फ्रांस की जनता राजा का विरोध करने लगी और 28 जुलाई को राजा को गद्दी छोड़कर इंग्लैंड भाग गया। अगला क्वेश्चन कहता है जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। तो इसका आंसर कहता है जर्मनी के सबसे शक्तिशाली प्रांत प्रशासक था। वह के राजा विलियम फर्स्ट ने 1862 ईस्वी को उसे प्रधानमंत्री बनाया तथा उन्होंने रक्त और लौह की नीति का अपनाए और युद्ध किए। पहला कहता है डेनमार्क का युद्ध। तो इसका आंसर कहता है डेनमार्क का युद्ध किसके साथ हुआ। तो इसका आंसर कहता है दोस्तों जर्मनी के दो प्रांत हेस्टिंग तथा सेल्सविक पर डेनमार्क का अधिकार था। बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को अपने पक्ष में लिया तथा 1864 ईस्वी को डेनमार्क पर आक्रमण कर दी, जिससे डेनमार्क की हार तथा बिस्मार्क की जीत हुई। अगला ऑस्ट्रिया तथा प्रसा का युद्ध में क्या हुआ। तो इसका आंसर कहता है 1865 ईस्वी को गरिस्टन की संधि के अनुसार होस्टेन पर ऑस्ट्रिया तथा सेल्सविक पर प्रसा का अधिकार होता था। बिस्मार्क ने फ्रांस को अपने पक्ष में लिया तथा 1866 ईस्वी को ऑस्ट्रिया पर आक्रमण किया, जिससे ऑस्ट्रिया की हार तथा बिस्मार्क की जीत हुई। अगला क्वेश्चन कहता है फ्रांस के युद्ध। इसका आंसर कहता है जर्मनी के पूर्ण एकीकरण के लिए फ्रांस के साथ युद्ध करना आवश्यक था। बिस्मार्क ने फ्रांस पर आक्रमण कर दिया तथा जर्मनी का एकीकरण हो जाता है। ये क्वेश्चन बढ़िया से नहीं लिखा है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को हम अगली वीडियो में डालने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।